जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की मेरी वार्ता का विषय है अभी भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी युद्ध शास्त्र के अनुसार क्या नाम दिया जाता है इस प्रकार की युद्ध शैली को। एक छद्म युद्ध है यह या फोनी वार। वर्तमान समय में भारत में जो युद्ध हुआ है वह युद्ध नहीं था, मिलिट्री ऑपरेशन था। इसे तो बहुत लोगों ने व्याख्या कर दी है, परंतु हमारे कुछ मित्र जो मुझे जानने वाले हैं वो लोग उत्तर चाहते हैं कि वास्तविकता क्या होती है, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में जिस प्रकार का यह युद्ध हुआ है यह मुख्य रूप से आधुनिक समय में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार के युद्धों का और इस प्रकार के युद्ध अर्थशास्त्र की दृष्टि से प्रायोजित युद्ध होते हैं। युद्ध अर्थशास्त्र के अनुसार प्रायोजित युद्ध होते हैं जिसमें युद्ध करने वाला दोनों ही पक्ष यह जानता है कि उसे अपने देश की जनता को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करना है। वैसे ये नेपोलियन के युद्धों के समय से प्रारंभ हो गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से प्रयोग हुआ जब तक यह पूर्ण विश्व युद्ध शुरू न हुआ 1939 में। उससे पहले 2 वर्षों तक यह फोनी वार की स्थिति बनी रही। अब ये बताने के लिए मुझे सीधा सीधा इसकी स्थिति बता देता हूं कि होता क्या है इस फोनी वार में। इसमें 2 देश अपने यहाँ की आर्थिक स्थिति जो चरमरा रही होती है उसको पटरी पे लाने के लिए करते हैं। पटरी पर लाने का मतलब कदापि ये ना समझे कि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ऐसा करते हैं। होता क्या है कि आधुनिक समय में जब पूंजीवाद का आगमन हुआ और पूंजीवाद के साथ कॉमर्शियलिज्म यानी वाणिज्यवाद प्रभाव में आया, तो वाणिज्यवाद की एक समस्या होती है कि एक सीमा के बाद अपने ग्राहकों का शोषण करना मुश्किल हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी यह स्थिति आ चुकी थी। जब 1929 में याद होगा विश्व आर्थिक मंदी आई थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। जनता को ठगना मुश्किल हो जाता है व्यापारियों के लिए, वाणिज्यिक शक्तियों। व्यापारिक का मतलब आपके गांव का बनिया नहीं होता है। व्यापारिक शक्ति से मतलब होता है वाणिज्यिक शक्ति, कारपोरेटर्स जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थशास्त्र में और राष्ट्रवादी देशों को संभालते हैं। जैसे भारत में भी कुछ औद्योगिक शक्तियां हैं, वाणिज्यिक शक्तियां हैं जो पूरे क्या पूरा देश चला रही हैं। वास्तव में उसी के लिए हम लोग ओलिगार्की का वीडियो आप देख लीजिएगा। ओलिगार्की में मैंने इसे समझाया है। हमारा देश ओलिगार्की में है और दुनिया में अधिकतम देशों में आज के समय में ओलिगार्की है, जिसमें कुछ मुखौटे जिसे हम पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि पद पे सुशोभित होते हैं। वो लोग उद्योगपतियों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कहलाते तो जनता के प्रतिनिधि हैं, परंतु वो उत्तरदायी होते हैं, सर्वेंट होते हैं उद्योगपतियों के। अगर औद्योगिक जगत में उद्योगपतियों को आर्थिक मुश्किलों को सामना करना पड़ता है तब वो ऐसे युद्धों का प्रायोजन करते हैं। ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी हुआ था। वो यह उत्तर मैं बाद में विश्लेषण करूंगा, संदर्भ केवल याद दिलाने के लिए मैं बोलता हूं। तो ऐसा हुआ था। तो अभी भी भारत में और विश्व में कई जगह पर औद्योगिक शक्तियों को अब और अधिक शोषण करना मुश्किल हो रहा है जनता का, कि कैसे वो अपना प्रोडक्ट बेचे, जबकि जनता के पास लगभग सुख सुविधाएं सब बराबर हैं। आर्थिक समानता अधिकतम जगहों पर देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि राष्ट्रवाद को भड़काया जाए। लेकिन हमारे देश में जैसे भारत और पाकिस्तान के उद्योगपतियों के लिए, यहाँ पाकिस्तान के उद्योगपति तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हमसे ज्यादा खराब है, भारत से ज्यादा खराब है, इसे सब लोग जानते हैं। लेकिन विश्व में जो भी आर्थिक शक्तियां हैं वह चाहती हैं और मुनाफा कमाना। तो ऐसी स्थिति में वो देश की जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसी राजनीति करती हैं जिसमें नकली युद्धों का आयोजन होता है। इसमें दोनों पक्ष जानता है कि उसे किस मर्यादा तक, किस सीमा तक हथियारों का प्रयोग करना है और किस सीमा तक एक दूसरे को क्षति पहुंचानी है। जब तक यह मर्यादा का पालन होते रहता है तब तक यह युद्ध चलते रहता है। यह छोटे समय के लिए भी हो सकता है और बड़े समय के लिए भी हो सकता है। जैसे आप लोग इजराइल का युद्ध देखते हैं, इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध लंबे समय से चलते आ रहा है, क्योंकि जब भी इजराइल की कंपनियों को
क्षति पहुंचने लगती है, हमास पे हमला कर देगा और हमास को बदले में क्या मिल जाता है, या फलस्तीन की तरफ से लड़ने वालों को क्या मिलता है, आर्थिक सहायता। और दोनों ही खेल वही कारपोरेट लोग करते हैं, उद्योगपति जगत करते हैं। तो ऐसा भारत में भी हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग ज्यादा उतावली में ना आ जाएं कि युद्ध समाप्त हो गया तो देश की सरकार गिरा दो, या सरकार की आलोचना करने लगो, किसी पुरानी सरकार का महिमा मंडन करने लगो। इससे हमारे देश को कुछ फायदा नहीं होगा। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को क्षति तो पहुंचेगी ही, सामाजिक प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंच रही है। और इस फोनिक वार में, यानी फोनी वार में मीडिया का उपयोग खूब होता है। समझने के लिए आप प्रोपेगेंडा वार को समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा वार द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में खूब हुआ था, हिटलर के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, और उसका उद्देश्य भी वही था। इसमें तुष्टीकरण भी होता है। जो मुख्य रूप से औद्योगिक शक्तियां होती हैं, वो पॉलिटिकल लीडरों का तुष्टीकरण भी, एक देश दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण का मतलब उसकी गलतियों को भी छिपाने की कोशिश करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, उद्योग जगत को पैसे लगाने और पैसा उगाही करने के लिए राष्ट्रवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों का साथ मिल जाता है। इस विषय को समझने के लिए आप लोग अन्य पत्रकारों के विश्लेषण को पढ़ लें और सुन लें, जिसमें वो बार बार किसी न किसी औद्योगिक घराने का जिक्र करेंगे जो इसको फायदा हो जाएगा या उसको फायदा हो जाएगा, ये वर्णन करेंगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी होता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने जानने वालों के लिए ही यह वार्ता बना रहा हूं, तो सीधा सीधा मैं कहता हूं कि परिणाम क्या होगा इस युद्ध का। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा कि युद्ध 3 दिन में टल गया। इसका पीछे कारण क्या था? क्योंकि पाकिस्तान को भी जिस मर्यादा में युद्ध करना था उस मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और भारत के भी नेताओं ने जिस मर्यादा का पालन करना था उनको उसका उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि समस्या क्या हो गई थी कि भारत की जनता, जैसे अभी भारत की स्थिति जान लीजिए, भारत में राष्ट्रवादी शक्तियां जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानती हैं वो बहुत ज्यादा उग्र और प्रबल हो गई हैं, क्योंकि सत्ता में राष्ट्रवादी शक्तियों का भी वर्चस्व है और होना भी चाहिए। मैं इसका समर्थक भी हूं। लेकिन इन लोगों को, सभी लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी लोगों को युद्ध शास्त्र नहीं पता, युद्ध अर्थशास्त्र नहीं पता। अब जब इतना नहीं पता है तो वो अपने देश की सरकार पे दबाव डालते हैं कि वास्तविक युद्ध हो जाए। लेकिन सरकार तो सदमे में है कि अगर वास्तविक युद्ध छेड़ दिया तो कुछ परिणाम दिखाना पड़ेगा। सीधे जनता को मरवा देंगे, सैनिक को मरवा देंगे तो देश में विद्रोह हो जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में देश में विद्रोह ना हो, जनता हमारे षड्यंत्रों को समझ ना जाए, जरूरी है कि सीमित युद्ध किया जाए। और सीमित युद्ध अर्थात फोनी वार, इसके कई पर्यायवाची हैं। जैसे हिंदी में कहा जाता है युद्ध का स्वांग, छद्म युद्ध, अल्प युद्ध और फोनी वार। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय कुछ पत्रकारों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके लिए अन्य अंग्रेजी और अन्य भाषाई समानार्थी मैं आप लोगों को डिस्प्ले में दिखा देता हूं, लिख देता हूं कि अन्य शब्द भी हैं इसके लिए। लेकिन हर देश में अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द कहे जाते हैं। यह नकली युद्ध है, स्वांग है युद्ध का। यह वास्तव में युद्ध नहीं है, वास्तव में अपने देश की जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जो दो अलग अलग देशों के हुक्मरान करते हैं। और इन हुक्मरानों का असली लीडर जो है पर्दे के पीछे रहता है। जैसे कि इस युद्ध के क्षण क्षण बदलते स्थितियों को आपने अनुभव किया है और अभी देख लिया है कि सीज फायर की बात, जब युद्ध घोषित ही नहीं हुआ तो सीज फायर कैसे हो गया? सीज फायर तो हुआ नहीं, यानी कुछ भी कह दिया अमेरिका ने। और ये पॉजिटिव बात इस युद्ध की ये रही कि अमेरिका को प्रत्यक्ष रूप से आना पड़ा, जबकि सामान्यतः फोनी वार में, इस छद्म युद्ध में असली जो खिलाड़ी होता है उसका सामने आना बिल्कुल भी प्रतिबंधित होता है। क्योंकि जनता समझ जाएगी जैसे गलती तो हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति बरबोलेपन में आकर के अपना क्रेडिट लेने के लिए बोल तो दिया, लेकिन इससे सावधान होने का अवसर हम लोगों के लिए है। हम भारतीयों को सावधान हो जाना चाहिए, न अपनी सरकार की आलोचना करें जम के, नहीं विपक्ष का महिमा मंडन कर दे। क्योंकि हम किसी भी प्रकार से अति उत्साह में आए उसी समय हम शिकार हो जाएंगे। जनता को शिकार करने का यह एक छद्म खेल है। देश को आर्थिक क्षति भी होगी, सामरिक क्षति भी होगी,
प्रतिष्ठा को तो क्षति पहुंची ही है। और आगे अगर आप या तो अति देशभक्त बन गए तो भी आपका शोषण होगा, जैसे एडोल्फ हिटलर के जमाने में यहूदियों का नरसंहार हो गया। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन संयोग की बात है कि हमारी सरकार इस मामले में बैकफुट पे आई है और कुछ विनम्रता का और सावधानी का प्रदर्शन कर रही है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इसकी हम आशा करते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमने विपक्ष का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया तो समस्या क्या होगी, हमारा देश जीते जी हार जाएगा। अभी जो हम लोग खुशहाली में जी रहे हैं, विपक्ष के हाथ में गए तो पिछली सरकार के सारे पाप धुल जाएंगे और 1929 की आर्थिक मंदी हमारे देश पे छा जाएगी। इसके उदाहरण को समझने के लिए आपको मैं जर्मनी का उदाहरण दे रहा हूं, जानना जरूरी है। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। इसके बाद वहां की जनता में प्रतिक्रिया हुई और वाइमर गणतंत्र स्थापित था। शासन सत्ता चल रही थी ठीक ठाक, लेकिन युद्ध का उन्माद में हुए पराजय को लेकर के जब वहां की जनता ने अपने ही देश की सरकार पर आपत्तियां करना शुरू कर दी तो उसका फायदा लेकर के एडोल्फ हिटलर वामपंथी ज्यादा उभरने लगे और वामपंथी भी पूरी तरह से उग्रता प्रदर्शन करते थे। परिणाम क्या हुआ कि प्रतिक्रिया स्वरूप औद्योगिक शक्तियों ने एडोल्फ हिटलर का सहायता दे दिया और एडोल्फ हिटलर ने क्या क्या किया, उन्हीं उद्योगपति शक्तियों से शक्ति प्राप्त करके जो साधारण यहूदी थे उनका नरसंहार भी कर दिया। जर्मनी का विकास के साथ साथ बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के नागरिकों को और हम लोगों को भी चाहिए कि सावधानी बरतें, न विपक्ष का महिमा मंडन करें, क्योंकि ये बात तो सही है कि राष्ट्रवादी शक्तियां जो अपने आप को राष्ट्रभक्त मानते हैं, मैं नहीं कहता देशभक्त, राष्ट्रवादी मानते हैं, वो लोग इस बात से दुखी हो जाएंगे कि विपक्ष तो खुद भ्रष्ट है, उसने बहुत सारी गलतियां की हैं और उसमें कहीं से भी सच्चरित्रता नहीं है, उसका समर्थन करने लगेंगे लोग। तो प्रतिक्रिया स्वरूप लोग राष्ट्रवादी शक्तियों में अतिवादी का समर्थन करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब परिणाम यह हो जाएगा कि हमारा देश किसी अतिवादी के हाथ का कठपुतली बन जाएगा और अतिवादी भी उन्हीं औद्योगिक शक्तियों का और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का गुलाम होगा। जैसे अभी का विपक्ष भी गुलाम है और पक्ष भी गुलाम है उन्हीं लोगों का, और हमारा पूरा देश अघोषित रूप से प्रतंत्र है वाणिज्यवादी शक्तियों का। इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं देता हूं। मेरी बातें अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसलिए मेरे जानने वालों के लिए वार्ता है और मैं वहां टाइप करके बता दूंगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि सामाजिक रूप से बोलते हुए मुझे भी बहुत भय लगता है। मुझे भय लगता है कहीं आपकी भावना आहत हो गई, मुझसे प्रतिवाद करेंगे, मुझे तो उत्तर पता है कि मैं एक से एक उदाहरण देना शुरू कर दूंगा और मुश्किल क्या हो जाएगी, मेरी आवाज ऊंची होती जाएगी और सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े। इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मित्र, मैं आपको जहां भी डाउट होगा मैं स्पष्ट बता दूंगा, क्योंकि मेरे जानने वालों ने ये देख लिया था कि मैंने पहले ही रिजल्ट बता दिया था कि क्या होना है। 25 दिन भी चल सकता है, 25 साल भी चल सकता है। यह छद्म युद्ध है, युद्ध है ही नहीं, ये जनता को दिया जाने वाला एक धोखा है। और बहुत लोग मीडिया में भी, सब लोग, इतने सारे पत्रकार हैं, मैंने अनुभव किया। अभी वर्तमान सरकार की, अब ये आलोचना सरकार की और देश की बौद्धिक क्षमता की बात मैं करता हूं। मेरे कुछ मित्र मुझ पर हंसी करते हैं, सिर से बाहर की बातें हैं, दिमाग फेंक दिया है ज्यादा पढ़ने के कारण जैसी बातें। तो ये बात समस्या है कि अभी वर्तमान समय में सरकार में भी मुझे लगता है अध्ययन करने वाले लोगों का, सुब्रमण्यम स्वामी सत्ता से बाहर हैं। जिस समय अटल जी की सरकार थी उस समय पढ़े लिखे लोग भारतीय सरकार की सत्ता में थे, समझदारी थी उनके पास। लेकिन वर्तमान समय में बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ लोग सत्ता में है ही नहीं, सरकार में है ही नहीं, न पक्ष में है न विपक्ष में है। इसलिए बड़ी समस्या आ रही है कि हमारी वर्तमान सरकार इस समस्या का समाधान या संतुलन नहीं बना पाई। नहीं तो ये युद्ध 10-15 दिन चलता या उससे ज्यादा भी चलता और कुछ परिणाम आता जिससे पार्टी को भी फायदा होता और कम से कम देश का सम्मान सुरक्षित रह जाता। लेकिन बौद्धिक कमी के कारण इन सैद्धांतिक स्तरों का ज्ञान संभवतः मुझे लगता है कि अभी के मंत्रिमंडल में किसी के पास था ही नहीं।
क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया ये तो समझ में आता है, क्योंकि वहां पढ़ाई का वैसे भी स्तर खराब है, लेकिन हमारे देश के लोगों ने भी कर दिया, सरकार ने कर दिया। क्योंकि फोनिक युद्ध में, फोनी वार में इस छद्म युद्ध में मिसाइल की सीमा और युद्ध की सीमा टारगेट से इधर उधर भटक गई। मर्यादा को दिल्ली पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र पर हमला करने का प्रयास किया, उसके आसपास में बम गिरा दिए, मिसाइल गिरा दिए, और ये फोनी वार की मर्यादा के उल्लंघन में था, क्योंकि इससे व्यापक जनहानि हो सकती थी और ऐसी स्थिति में फोनी वार एक दिन और आगे बढ़ाना संभव नहीं था। और रेफरी को, लेकिन चलिए अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, रेफरी को बाहर आना पड़ा, रेफरी को आकर के मैदान संभालना पड़ा। अमेरिका इसमें रेफरी की भूमिका निभाता है अभी एक एकल ध्रुवीय परिस्थिति में। इसमें विश्व के कई देश, अगर अमेरिका नहीं आता तो रसिया को आना पड़ता, अगर रसिया नहीं आता तो परिणाम इतने घातक हो सकते थे। विश्व युद्ध तो नहीं होता, लेकिन हमारा देश अस्तित्व विहीन भी हो सकता था, खतरा था। क्योंकि जनता में देशभक्ति से अधिक अभी राष्ट्रवाद है भारत में। इसी प्रकार पाकिस्तान में भी जनता अशिक्षित है, साधारण लोग अशिक्षित बहुत ज्यादा हैं, और जो उच्च सत्तासीन लोग हैं उनमें भी राष्ट्रवाद जैसी अवधारणा की जगह केवल वाणिज्यवाद और लोभ लालच भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत में तो संयम हो सकता था, लेकिन पाकिस्तानी लोग संयम न करने की बात करते, सरकार पे दबाव डालते, और परिणाम होता विध्वंसक हथियारों का प्रयोग हो सकता था। ये तो मीडिया में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन फोनी वार की मर्यादा तो ऐसी नहीं है कि विध्वंसक हथियारों का प्रयोग किया जाए। इतने देर से इजराइल और फलस्तीन के बीच झगड़ा चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी विनाशक हथियारों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए इतना लंबा फोनी वार चल रहा है। इससे दोनों जगह के उद्योगपतियों का लाभ होता है। रूस के भी हथियारों का प्रचार हो रहा है, अमेरिका के भी हथियारों का प्रचार हो रहा है, इजराइल के भी हथियारों का प्रचार हो रहा है, आयरन डोम का प्रचार हो रहा है ना इतने दिनों से इजराइल को। और भारत के राष्ट्रवादी लोग भी ये दबाव डाल रहे थे भारत सरकार पे कि भारत के पास भी आयरन डोम होना चाहिए। भारत सरकार ने बड़ी सावधानी से रूस का S-400 ले लिया आयरन डोम के जगह पे। तो किसी न किसी के देश का हथियार तो बिका, इन वाणिज्यवादी शक्तियों का हथियार बिका, लेकिन भारत ने खुद अपना क्यों नहीं हथियार विकसित किया? ये सवाल बहुत कम लोगों के दिमाग में आता है। तो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हूं आप लोगों के बीच में, मेरे जानने वाले मित्र, आप लोग जानते हैं कि मैं इस तरह की जानकारी भी रखता हूं और बोलता भी हूं, तो पूरा सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो आगे इस बात का सावधानी जरूर रखिए, यह फोनी वार है और हम लोगों को संयम से रहना चाहिए। किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में असंयमित बयान नहीं देना चाहिए, और पब्लिक प्लेस पे ऐसी वार्ता से थोड़ा सा बचना चाहिए। और मुझे पब्लिक प्लेस पे कोई आदमी ना कूरे दे, क्योंकि मेरे पास उदाहरणों की कमी नहीं है, और उदाहरण बोलते समय मेरा स्वर ऊंचा हो जाता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, जो भी आपके मन में सवाल उठे कमेंट कर दिया, इससे मुझे भी फायदा हो जाएगा कि मेरा वीडियो वायरल होगा। सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, इसलिए कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कमेंट में व्यक्तिगत रूप से आपको उत्तर दे दूंगा। इससे किसी भी पब्लिक प्लेस पे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम।